Hello dear learners, welcome to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. आज की जो important news है that includes first disentangling the 2030 global renewable energy targets. Second, government limits stocks to control price rise hoarding. Third, SC information a click away as it joins national judicial data grid. Fourth, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना bridging gaps in fisheries sector. And fifth news for today is rubber board to increase area under rubber in northeast states. तो let us understand, पर understand करने से पहले न्यूज़ एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मैं आपको फिर से ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 13th, 14th, 15th को हमारा तीनों दिन डेमो सेशन चल रहा है और डेमो सेशन का जो हमें फीडबैक मिला है दैट आर वेरी गुड. बहुत लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन भी कर लिया है. सो आज जो है वो लास्ट है, आज इंग्लिश का डेमो सेशन होगा. सो काइंडली ज्वाइन इफ़ यू वांट टू क्रैक दी ADRE एग्जामिनेशन दैट वुड बी कंडक्टेड. सो बाकी आपको जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा आपको. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे भी आपको एडिशनल जानकारी मिल जाएगा. सो let us begin. तो फर्स्ट न्यूज़ है द डिसएंटैंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट. तो हमें पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है. रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको हम ख़त्म नहीं होगा कभी भी, वी कैन रिन्यू इट. अगर अभी फिनिश हो गया वी कैन रिन्यू इट. तो दीज आर द क्लीनर सोर्सेज. क्लीनर सोर्सेज क्यों? क्योंकि हम इसमें सोलार पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर और विंड एनर्जी, ये सारे जो एनर्जीज है हम यूज करते हैं टू गेट द क्लीनर टेक्नोलॉजी, टू गेट द क्लीनर एनर्जी. हम इसके जो ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते हैं? कोल यूज करते हैं. कोयल को जलाते हैं. कोयल जब जलेगा तो उसमें क्या होगा? हीट होगा और उस हीट से हम टरबाइन मूव करते हैं. बट कोयला जलाने से क्या होता है कि GHG दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है. ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होगा तो क्या होगा? जो अर्थ में जो है ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. सो इसमें क्या न्यूज़ आया कि अभी जो COP28 होने वाला है, हम इसका बहुत डिस्कशन हो रहा है क्योंकि नवंबर में ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो दुबई में होने वाला है. तो उसमें क्या है कि डिस्कशन करेंगे ये लोग कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर. अभी हमारा नीड ऑफ द आवर क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं लीबिया, पाकिस्तान, मोरक्को, ये सब कंट्रीज में एक कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर्स जो है उसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई हो चुका है. और इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसकी बातें करें कि कैसे हम लोगों को ये जो इशू है उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करें. जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो जो जितने भी हमने रिन्यूएबल एनर्जीज जो डिस्कस किया हमने, अगर हम एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार चले तो हम लोगों ने जितना EU और USA ने जितना कंट्रीब्यूट, जितना हम एज इंडिया ने जितना गोल्स सेट किए हैं उतना EU, USA और बाकी ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ ने उतना उन लोगों ने प्रोमिसेस नहीं किया है. कोई भी कंट्रीज़ ने इतना प्रोमिसेस नहीं किया है. सो वी शुड ऑल्सो थिंक कि हमें किस लेवल तक प्रॉमिस करना है. बिकॉज यहाँ ये जो इशू है, अगर ये इशू कोई एक कंट्री नहीं फेस कर रहा है, दिस इशू इज़ नॉट फेस बाय जस्ट इंडिया और जस्ट EU और जस्ट USA. ग्लोबल वार्मिंग होगा तो प्रॉब्लम सारी कंट्रीज़ को आएगी. प्रॉब्लम सारी कंट्रीज़ को फेस करना होगा. कोई भी कंट्री हो, भले उस कंट्री जैसे कोई भी आइलैंड नेशन हो, आइलैंड नेशन में आप कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते होंगे वो लोग, बहुत कम मात्रा में. जितना US और EU मिला के करते होंगे उसको तो बहुत ही पॉइंट के परसेंटेज में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करते होंगे. बट इश्यूज तो उनको भी है ना. आइलैंड नेशन जो है, आइलैंड्स जो श्रिंक होते जा रहा है, उसमें इशू किसको, उसको प्रॉब्लम किसको होगा? द पीपल लिविंग इन आइलैंड नेशंस, है ना.
तो ये हमें एक कंट्री अगर ज़्यादा एमिट करेगा तो दूसरों को भी दिक्कत ज़रूर होगा। सो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अगर अपना कमिटमेंट्स किया है और इंडिया अगर फुलफिल कर रहा है तो ये मतलब नहीं कि इंडिया जो है वो सेफ हो गया। बाकी जो देश है, बाकी जो रीजन्स है, अगर वो लोग भी कमिटमेंट ना करें तो इंडिया का अकेले का कमिटमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा वो कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जो है इसमें मेक श्योर करना है कि हम जो प्रॉमिसेस करते हैं एट दिस प्लेटफॉर्म कॉप में, हम जो प्रॉमिसेस करते हैं हमें ये माइंड करना होगा कि बाकी कंट्रीज भी हमारे साथ उतना ही दे। दिल्ली डिक्लेरेशन में हम लोगों ने फाइनेंशियल मोबिलिटी का बात किया, 5.8 to 5.9 ट्रिलियन। अब वो जब फाइनेंशियल मोबिलिटी होगा तब हमारे पास क्लीनर टेक्नोलॉजी आएगा, क्लीनर टेक्नोलॉजी। और क्लीनर टेक्नोलॉजी का में अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट अस थिंक अबाउट फॉर अ सेकेंड कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज की जो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। लेट अस राइट हियर कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड। अगर हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज का, मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स लिखूंगी और उस साइड में मैं नेगेटिव्स लिखूंगी। क्लीनर टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो वी विल गेट क्लीनर टेक्नोलॉजी। क्लीनर टेक्नोलॉजी है ना, हम क्या हो जाएंगे, हम लोग रिड्यूस करेंगे क्या, जीएचजी एमिशंस वो करेंगे। थर्ड क्या होगा, जो हमारा एकदम सराउंडिंग है, नेचर है, नेचर जो है वो हील होगा, नेचर हील होगा। फोर्थ होगा, हम क्या होगा, अगर हम कोयले पे क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो कोल है, हमारा जो इंडिया में जो कोल है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, हम उसको अगर यूज़ करेंगे उस कोल में कार्बन का जो कंपाउंड है वो कम है, ठीक है। उस हम इंडिया का जो कोल पाया जाता है, जो झारखंड से मिल आउट करते हैं वो लोग, माइंस से जो निकालते हैं, उसका जो कार्बन कंपाउंड है, मतलब अगर कार्बन कंपाउंड कम होगा तो जलेगा कम। और एशेस जो है, एशेस जो है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। इंडिया के जो कोल में अराउंड 60% जो है 60% है वो सिर्फ कार्बन है, बाकी 40% जो है वो क्या है, एशेस है। बट दूसरी कंट्रीज से जहाँ से हम कोयला मंगाते हैं वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 90% जो है वो कार्बन है, इसीलिए उसका जो पावर है, उसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग क्या होंगे, अगर हम क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम कोयला से यूज़ नहीं करेंगे, और कोयले के यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, इम्पोर्ट रिडक्शन होगा। तो क्या होगा कि वी विल हैव अ ग्रेटर एक्सचेकर, ग्रेटर सेविंग्स। ये तो हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव्स समझ लिए। अब हमें कुछ नेगेटिव्स भी समझना होगा। इफ़ पॉजिटिव्स है तो नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स में सबसे पहला क्या है, हमारे पास उतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं है। सेकंड क्या होगा, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे पास क्या कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, cost will increase. Of course if we will outsource the technology from other countries, obviously the cost will rise. Second, third, जो जैसे हम लोग को जो सोलर पैनल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो तो हमें इंडिया में हम लार्ज नंबर पे नहीं प्रोड्यूस करते। उसका जो पैनल्स का जो प्लेट्स होता है दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, तो हम चाइना पे अभी भी डिपेंडेंट रहेंगे। फोर्थ क्या होगा, अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे सोलर पैनल्स जो है, अभी जो करंट इंडस्ट्री है कोयले की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको भी दिक्कत होगा। उन लोगों के ऊपर तो उनके तो उस पे बनाएगी ना, उनके तो आमदनी पे बनाएगी, क्योंकि ये सारे जो है इनको हमें शट डाउन करना होगा। यहाँ पे बहुत लोगों का जो है जॉब्स चली जाएगी, है ना। फिफ्थ क्या होगा, अगर कोई हो जाएगा फिफ्थ कि जो प्लेट्स होंगी, जो प्लेट्स निकलेगा उसका जो कुछ फिटिंग्स वगैरह होगा, क्योंकि ये जो प्लेट्स होगा, सोलार प्लेट्स जो होगा, ये तो इमॉर्टल तो नहीं है, इसका एक लाइफ साइकिल के बाद हमें इसको फेंकना पड़ेगा। तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सॉलिड वेस्ट, I mean not solid waste, e-waste. This will contribute to what? E-waste, है ना। e-waste जनरेशन होगा। e-waste जनरेशन के बाद हमारे पास उतना अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम e-waste को वो कर लें। तो हमें बहुत सारे, जो मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता दिए, तो हमें एक ऐसा स्टांस लेना होगा जिसमें हमारे जो है इकोनॉमी पे भी असर ना पड़े, पावर डिस्ट्रप्शन भी ना हो। क्योंकि देखिए, इसमें मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर सकती हूँ कि छठे नंबर पे क्या इशू हो सकता है कि वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है।
हम वेदर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब दिल्ली में जैसे किसी दिन धूप है तो किसी दिन बादल छाया हुआ है, जिस दिन बादल छाया होगा उस दिन कैसे हम लोग सोलर एनर्जी जो है वो लेकर आएंगे। तो ये सारे जो है ये इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ है जिनको हमें सोचना है। और गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था कि हम लोगों ने 2014 में ये डिसाइड किया था, 2014 में हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग 175 गीगावाट्स जो है वो कैसे करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन हम लोगों ने ये 2025 से पहले ही हम लोगों ने ये जो है माइलस्टोन जो है वो हम लोगों ने अचीव कर लिया, जिसमें 100 गीगावाट्स जो है हम लोगों ने सोलर एनर्जी से निकाला। सोलर एनर्जी से हम लोगों ने 100 गीगावाट। तो हम लोगों ने अपना 2050 पंचामृत जो गोल्स है, 2019 में हम लोगों ने अपना पंचामृत गोल्स जो है उसको हम लोगों ने सामने रखा था। जब मिशन लाइफ का हम लोगों ने बात किया था, मिशन लाइफ के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तब हम लोगों ने 5 पंचामृत गोल्स रखे थे। पहला पंचामृत गोल्स क्या था, 500 गीगावाट बाय 2030, 500 गीगावाट्स बाय 2030। ये किससे होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। दिस पंचामृत गोल्स क्या आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको ये याद करना है। इसको आंसर्स में कोट करेंगे तो यू विल गेट बोनस मार्क्स, यू विल गेट बोनस मार्क्स। और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल 2030 विथ रिन्यूएबल, मतलब हम लोग 50% जो है कोयले पे डिपेंड रहेंगे और 50% जो है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे। थर्ड क्या है कि कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन कम करेंगे, 1 बिलियन टन्स जो है हम लोग कम करेंगे, 1 बिलियन टन्स जो है हम लोग कम करेंगे व्हाट, कार्बन एमिशन। फोर्थ क्या है, वी विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय इकोनॉमी बाय 45%। जीडीपी के अनुसार हम लोग जीडीपी से हम लोग 45% जो है उसको हम कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे। और लास्ट क्या है, नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो में क्या होगा, जितना हम कार्बन एमिट करेंगे, कार्बन एमिट जितना करेंगे और कार्बन हम लोग जितना वापस ले आएंगे ज़मीन पे वो इक्वल हो जाएगा। कार्बन एमिशन और कार्बन को वापस ले आना इन द इन्वायरमेंट, वो जो मिला के इक्वल हो जाएगा। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग व्हाट, दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। So let us move on to the next news, that is government limits wheat stocks to control price rise hoarding। तो क्योंकि मानसून में भी इशू, मानसून भी थोड़ा इस साल बारिश की कमी की वजह से क्या है, और मतलब फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो इसमें क्या हो सकता है, फेस्टिव सीजन्स जो आने वाला है इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोग जो है होर्डिंग करके रखे। होर्डिंग मतलब क्या है, आपको अगर ज़रूरत है 100 मेट्रिक टन्स की, मेट्रिक टन जो ऑफ वीट की ज़रूरत है अगर आपको बेचना हो, लेकिन आपने 500 मेट्रिक टन जो है वो अपने वीट जो है जमा करके रखा है, तब क्या कहेंगे इसको, होर्डिंग। क्योंकि आप एक्सेस में रख रहे हैं, जितना आपको अलाउड है उससे आप एक्सेस में अपने पास रख रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, इट इज़ होर्डिंग। तो होर्डिंग जो है उसको रोका गया है। और जो मतलब जिनके पास लाइसेंस है, जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास लाइसेंस है, जो रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2000 मेट्रिक टन जो है वो अपने पास गेहूँ मतलब वीट रख सकते हैं। जो पहले क्या था 3000 मेट्रिक टन, 3000 मेट्रिक टन पहले हम रख सकते थे, बट नाउ व्हाट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2000 मेट्रिक टन, मतलब आप 2000 मेट्रिक टन ही रख सकते हैं। वो भी कौन रख सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है। और अगर जैसे लोग जो क्या कर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं, तो क्या इशू हो जाता है, होर्डिंग क्या हो जाता है, काला बाजारी। काला बाजारी क्या होता है कि व्हेन, जैसे अभी जब टमाटर, अगर हम एक सिचुएशन ले जिसमें टमाटर के टोमेटोज के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए थे, तो किसी ने, अगर जैसे किसी को पता चल जाए कि टोमेटोज का जो है इस साल जो है खेती थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वो क्या कर लेंगे, 100 किलो टमाटर के जगह 1000 किलो टमाटर खरीद लेंगे। अब 100 किलो के जगह 1000 किलो अगर खरीद लेंगे तो क्या होगा, जो बाजार में क्या होगा कि लोगों में अफरा तफरी मच जाएगा कि हमें भी चाहिए टमाटर, हमें भी चाहिए टमाटर, हमें भी चाहिए टमाटर। तब वो क्या करेंगे, अगर वो 100 किलो खरीदते तब वो 50 रुपीज़ पर किलो पे बिकता। बट उन्होंने क्योंकि 1000 रुपये
पर मतलब 1000 kg जो है उन अपने पास होर्डिंग अपने पास जमा करके रख लिया, तो अब वो क्या करेंगे, जब टमाटर का प्राइस 120 रुपए किलो हो जाएगा तब ये टमाटरों को क्या करेंगे, धीरे धीरे बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हम जो खरीदने वाले, हम जो कंज्यूमर्स है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि हमें सस्ते में मिलने वाला चीज़ अब क्या होगा, महंगे में मिलेगा। और ये जो टॉपिक है होर्डिंग जो है, होर्डिंग से ये कौन से एक्ट के अंदर जो है इन्होंने जो है रिवाइज किया है कि 2000 मेट्रिक टन ही रख सकते, 3000 मेट्रिक टन नहीं रख सकते, वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो इसी में होर्डिंग वगैरह का जो इश्यूज होता है इसी में डील किया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अपने इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये एक्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये टॉपिक जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो मेक श्योर करिएगा कि इसके बारे में आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग हो ये टॉपिक्स के बारे में। साथ ही एमएसपी का टॉपिक्स, एफआरपी का टॉपिक्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो टॉपिक्स है, इसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इन सब का जो आसपास का टॉपिक्स है, मेक श्योर इट इज क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन अ क्लिक अवे एज इट जॉइंस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया कि दे वुड बी ज्वाइनिंग व्हाट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वुड ज्वाइन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो डेटा ग्रिड में ज्वाइन होने से क्या होगा कि हमें जो है रियल टाइम न्यूज़ मिल जाएगा, रियल टाइम न्यूज़ मिलेगा। रियल टाइम न्यूज़ क्या है, कोई केस अगर डिस्पोज हो गया है, कन्विक्शन हो गया उस केस में, कोई भी लेवल पे, तालुका लेवल पे हो, उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी केस अगर डिस्पोज हो गया या फिर अभी कोई केस का समन हुआ है, दीज न्यूज़ कि अभी आपका डेट कब आएगा, तो ये सारा जो है इसको डिजिटल करने की बात की गई, क्योंकि हम डिजिटली मूव कर रहे हैं, डिजिटली हम इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो वाई शुड जुडिशरी बी लेफ्ट बिहाइंड, वाई शुड जुडिशरी बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें अगर हम सबसे सुप्रीम जो है जुडिशरी के जो हमारे जो गार्जियन है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर वो भी इस मिशन में जुड़ जाए तो इट वुड बी चेरी ऑन द टॉप। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा, अकाउंटेबल रहेंगे। व्हाट, जुडिशरी वुड बी अकाउंटेबल टू सिटीजन। अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा, है ना। सो ये सारे जो है, और इन लोगों को रियल टाइम न्यूज़ भी मिलेगा, रियल टाइम न्यूज़ भी मिलेगा। तो इसमें जो है ये हम एज अ सिटीजन हमें ये एम्पावर करेगा कि टू मेक द राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, और हमें पता भी चलेगा कि जुडिशरी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, वो डेटाबेस है कि ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट, केस डिटेल्स ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स क्रिएटेड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो प्रोग्राम है वो ई कोर्ट्स का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर है। ओके, सो ये क्या है, 18,735 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स और सारे कोर्ट्स को मिला के उन्होंने एक डेटाबेस बनाया है, जिसमें हमें सारे जो कोर्ट्स का जो जितना प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में हमें आइडिया रहते रहेगा। ओके, सो ये सब जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इम्प्रूव होगा। कोऑर्डिनेशन जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, मैंने आपको बताया कि वी विल बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ऑप्टिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जुडिशरी के पास रिसोर्सेज अगर है तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज ऑल दोज रिसोर्सेज, है ना। और आजकल तो ई कोर्ट हियरिंग भी होता है, ई कोर्ट हियरिंग। ओडिशा के जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, वो और मध्य प्रदेश के भी कुछ कोर्ट्स जो है वो ई कोर्ट हियरिंग करता है। तो दिस शोज दैट आर डिजिटल प्रेजेंस इन एवरी स्फेयर वी आर हैविंग आर डिजिटल प्रेजेंस। सो द नेक्स्ट न्यूज इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ब्रिजिंग गैप्स इन द फिशरीज सेक्टर। तो ये न्यूज़ क्या है कि इन 2020 during COVID, government had announced आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20,000 करोड़ रुपीस जो है एलोकेट किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कभी आज तक जितना अलॉट हुआ है फिशरीज सेक्टर को। तो इट हैज़ बीन ब्रिजिंग द गैप
जो फिशरीज सेक्टर को जो चाहिए था, दैट हैज़ बीन ब्रिजिंग द गैप। तो फिशरीज सेक्टर से हमें क्या पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जापान। और आजकल क्या है, फिश का कंजम्पशन जो है उसका जो फिश का जो कंजम्पशन है उसमें एक बहुत राइज देखने को मिला है। हमें क्या देखने के लिए मिला है कि फिश जो ईटिंग है उसमें जो राइज है, मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी बढ़ गया है। ओके, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। सो क्या है कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है। अगर हम इंडिया का मैप को देखें यहाँ पे, तो हम जो क्या है तीनों तरफ से वाटर बॉडी से ही ढके हुए हैं, राइट। बहुत बड़ी बड़ी नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो इनका जो कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे वो डेल्टा बनाती है, वहाँ पे फिश का जो है जो बहुत लार्ज नंबर पे हमें देखने को मिलता है। और व्हाई नॉट टू यूटिलाइज द अरेबियन सी रीजन, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज द इंडियन ओशन रीजन, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज द बे ऑफ बंगाल रीजन, जहाँ पे हमें जहाँ पे हमारी जो फिशरीज सेक्टर है वहाँ पे वो बूम कर सकती है। वी कैन सी अ बूम ऑफ फिशरीज सेक्टर। और फिशेज जो है, फिश को कंज्यूम करने से हमें कुछ गुड न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे ओमेगा 3 गुड फैट्स। ये हम अगर फिश कंज्यूम करेंगे तो हमें ऐसे अच्छे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी में जाएगा। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड इंडिकेटर कि हम जो है अपना जो फिशरीज का जो हमारा सेक्टर है उसको और मजबूत करें, है ना। सो ऐसे जो इनिशिएटिव्स है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो इनिशिएटिव्स है, जो फिश सेक्टर जो है उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि फिशरीज सेक्टर के जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो सरकार प्रोवाइड कराती है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? तो क्या है, फिश जो है फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन्स लेके जाना है बाय 2024-25। 22 मिलियन मेट्रिक टन्स के 2018-2019 में हम अगर देखें, 2018-2019 में इट वाज अराउंड 13.87 मिलियन मेट्रिक टन्स। इससे हमें डबल करना है बाय 2024-2025। 2024 तक हमें 22 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो गोल है उसे अचीव करना है। और एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम लोगों को इंक्रीज करना है फ्रॉम 3 टन्स टू 5 टन्स। 3 टन अगर पहले प्रोडक्टिविटी, एक जगह से हमें 3 टन जो है प्रोडक्टिविटी मिलता था, बट हमें उसको इंक्रीज करना है बाय 5 टन। 5 टन से हमें उसको इंक्रीज करना है। और डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन उसको भी इंक्रीज कराना है, लोगों को अवेयरनेस जनवाना है, अवेयरनेस जो कि नॉन वेजिटेरियन जो है, जो पिसिटेरियन जो जनता है उन्हें अवेयर करवाना है कि व्हाट इज द गुड क्वालिटीज ऑफ कंज्यूमिंग फिश। और क्या है, फिशरीज सेक्टर का जो है वो ना ही सिर्फ नॉट ओनली इन जीडीपी बट ऑल्सो इन ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए में भी उनका कंट्रीब्यूशन जो है उसको लार्ज करना है। और एक्सपोर्ट जो है उसको भी डबल करना है हमें। एक्सपोर्ट जो है उसको हम डबल करेंगे और कितना अर्न करना है हमें, एटलीस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़, 1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है हमें अर्न करना है फ्रॉम 46,589 करोड़ इन 2018-2019। इतना हमें 2024-25 तक करना है इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये इस इनिशिएटिव के अंदर जो है, जैसे राजस्थान हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, ऐसे जो जगह है वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई जो पॉन्ड जो सिस्टम होता है, पॉन्ड एक्वाकल्चर जो सिस्टम होता है, उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी पानी जो होता है वो सलाइन हो जाता है, सलाइन वाटर हो जाता है, खारा हो जाता है। सलाइन वाटर में क्या होता है, हम लोग उसमें ब्रीडिंग नहीं कर सकते, बट हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके वाटर को वहाँ से निकाल कर फ्रेश वाटर डालकर और अगर हम वहाँ पे फिश ब्रीडिंग करें, उसे क्या बोला जाता है, लैंड लॉक्ड इनलैंड एक्वाकल्चर। ओके, तो वहाँ पे अगर हम ब्रीडिंग करें तो वहाँ पे भी हम वो जो लैंड है, बैरन लैंड है, अगर वो जो पॉन्ड इकोसिस्टम जो है अगर ओल्ड हो गया तो वी कैन यूज इट एंड वी कैन ब्रीड फिशेज इन देयर। So this was the news regarding प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। The last news for today is rubber board to increase area under rubber in north east। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है रबर प्रोडक्शन की बातें की जा रही है। तो आजकल जो है अगर हम बूमिंग इंडस्ट्रीज में देखें तो एक नाम हमें याद आता है, दैट इज ऑटोमोटिव सेक्टर्स। ऑटोमोटिव सेक्टर्स को क्या जरूरत है, टायर्स की। टायर्स किससे आएगा, रबर से। और बात ऐसी है कि जो रबर कंजम्पशन है, रबर का जो हम कंजम्पशन है उसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है।
इंडिया सेकंड नंबर पे, रबर जो कंजम्पशन है, रबर का जो यूसेज है, हम उस पर सेकंड नंबर पे आते हैं। तो क्यों ना जो है इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी जो है वो हम इंक्रीज कर दें। सो जो नेशनल रबर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने नेशनल रबर पॉलिसीज जो है, रबर पॉलिसी 2019 में गवर्नमेंट ने लाया था, तो ये इसी इनिशिएटिव का था कि हम जो है डोमेस्टिकली रबर को कैसे प्रोड्यूस करें, डोमेस्टिकली रबर को कैसे प्रोड्यूस करें। और रबर जो है सबसे पहला तो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, और जो हम जो चप्पल वगैरह पहनते हैं इन दी फुटवेयर इंडस्ट्री, वहाँ पे भी उसका रबर का जो है यूजेस बहुत ज़्यादा है। So we can utilize these sectors, we can have our presence in these sectors। और हम जो है इसमें रबर में हम we imported from साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक फिलीपींस, थाईलैंड, हम ये ऐसे कंट्रीज, और ब्राज़ील से हम वो इंपोर्ट कराते हैं रबर। तो क्यों ना हम जो है हमारे जो गिफ्टेड जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हमारा जो गिफ्टेड नेचुरल इकोसिस्टम है, कहीं क्यों ना हम वहीं पे यूटिलाइजेशन करें, रबर का यूटिलाइजेशन हम वहीं पे करें। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग रबर, यूटिलाइजेशन ऑफ रबर जो है इनिशिएटिव जो है, they have taken up this initiative wherein they would join hands with central government with automotive tire manufacturers association। जो ये एसोसिएशन है automotive tire manufacturer association, they would joint hand, they would collaborate and they would increase the production of rubber in northeastern states। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस जो रबर का जो प्रोडक्शन है उसको वो इंक्रीज करेंगे। तो रबर का जो है अगर हम देखें तो पहले कॉलोनियल जो ब्रिटिश जो है वो रबर को लाए थे 1895 में, इंडिया में उन्होंने पहला प्लांटेशन जो है 1895 में किया। बट हमारे जो ब्रिटिश जिन्होंने हमारे जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया में वो एक ही रीज़न से आए थे, दैट वाज लूटिंग इंडिया एंड कमर्शियल पर्पस से आए थे बेसिकली। तो कमर्शियल पर्पस से जब उन्होंने देखा कि केरला की जो ज़मीन है दैट इज़ वेरी गुड फॉर लार्ज स्केल रबर प्रोडक्शन, तो उन्होंने क्या किया, पेरियार नदी जो है वहाँ पर, पेरियार नदी के किनारे दे हैड सेट अप दिस रबर प्रोडक्शन। तो रबर प्रोडक्शन का जो है ना उन्होंने कल्टीवेशन आरम्भ किया, और 1902 में कॉमर्शियल लेवल पे, मतलब अब वो प्लांटेशन जो है रबर प्लांटेशन उन्होंने वो सेटअप किया वेयर इन केरला। तो जो केरला है वो है लीडर ऑफ रबर प्रोडक्शन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो केरला करती है, सेकंड पे तमिलनाडु एंड थर्ड, दीज आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और असम में बहुत हाई नंबर पे रबर प्रोड्यूस किया जा सकता है इफ़ यू यूटिलाइज द स्पेस। एंड अंडमान निकोबार, गोवा वगैरह में भी हम रबर का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने नेशनल रबर पॉलिसी के अंतर्गत 100% डायरेक्ट FDI, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है। आप फॉरेन की कंपनीज यहाँ आके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है इन रबर प्लांटेशन इन इंडिया। सो इट वुड इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। So this has bring us to end of today's daily news capsule. To get such capsules, do join our YouTube channel and join the Telegram link which is provided below. और ADRE के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना है, you can also join the Telegram link, और वहाँ उसी पोस्टर पे there is a number given below, so you can contact us through that. And so I'll end the class today here. I hope that you have liked it. I will see you in the next video. Till then, take care. Thank you.